हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में कार्रवाई हो रही है। उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है और अगर इस प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटा दिया जाता है तो पहले ऐसे जज होंगे भारतीय जुडिशियल हिस्ट्री में जिन्हें इस कार्रवाई के तहत संसद हटाएगी। राष्ट्रपति के आदेश से फिर फाइनली उनको हटाया जाएगा। लेकिन क्या भारत में ऐसा पहला मामला है या फिर पहले भी जजेस ऐसे रहे हैं जिन पर संसद ने कार्रवाई शुरू की है? इस वीडियो में हम इसी बात को देखेंगे। एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आर्टिकल 124(4) और 124(5) के तहत क्या प्रोविजंस हैं संवैधानिक और न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत क्या प्रोविजन किए गए हैं, यह सब मैंने बताया है उस वीडियो में जब यशवंत वर्मा केस के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले कितनी बार कोशिश हो चुकी है। 9 बार पहले हटाने की कोशिश हो चुकी है 9 जजों के खिलाफ। देखिए, जब हटाने की कोशिश कह रहे हैं तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया ही गया, कोई नोटिस दिया ही गया, लेकिन हां, कोशिश हो चुकी है। अब आइए देखते हैं एक एक करके मामले को। 1993 से अगर बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मामला था उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी रामास्वामी, जिनके ससुर मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके थे और जिनके पुत्र कांग्रेस के लीडर थे। उनके खिलाफ पहला ऐसा मामला आया था, प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, कांग्रेस ने इससे एब्सटेन कर लिया था, हट गई थी कांग्रेस, इसलिए लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। 1970 में इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे JC शाह। इनके खिलाफ भी करीब 200 सांसदों ने एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1949 में, यानी संविधान लागू होने से पहले की यह बात है, हाई कोर्ट के जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही SN सिन्हा, जिन्हें संसद की कार्रवाई द्वारा फाइनली हटा दिया गया था। लेकिन क्योंकि यह संविधान लागू होने से पहले की बात है, हम संविधान लागू होने के बाद की अगर बात करें तो जो बड़ा मामला पहला आया इस तरीके का वो था 1991 से 1993 के बीच में कार्रवाई हुई। जस्टिस वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के 2 ही आधार होते हैं। एक तो होता है साबित कदाचार, ठीक है, जिसमें करप्शन चार्जेस हो जाते हैं, रिश्वतखोरी, ये सब तमाम तरह के, या फिर पद के दुरुपयोग संबंधित जो भी मामले हों वो साबित कदाचार में आएंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा जो आधार बताया गया है वो है असमर्थता। जब हम असमर्थता कहते हैं वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, किसी तरह की इनकैपेसिटी। सिर्फ यही 2 आधार बताए गए हैं संविधान में। तो अभी जितने 9 मामले हम देखेंगे सब में कदाचार का ही मामला है। देखिए, हुआ क्या, पद इनका क्या था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ये बात है 1987 की, जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, ठीक है। और बाद में इनको पदोन्नति मिली, बाद में ये न्यायाधीश बन गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मामला कब खुला, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ इंटरनल ऑडिट चल रहा था। जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑडिट के दौरान पता चला कि इन्होंने अपने आधिकारिक निवास पर उस समय मुख्य न्यायाधीश रहते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अनुचित खर्च किया, अप्रत्याशित खर्च भी किया और अनुचित खर्च भी किया, यानी कहीं ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इन्होंने खर्च कर दिया। यहां तक कि इनके फोन के बिल का मामला 10 लाख तक पहुंचा, जो कि एक तरीके की फिजूल खर्ची में जोड़ा गया। इन सब आरोपों में इनके ऊपर मामला शुरू हुआ, याचिकाएं दायर की गईं रामास्वामी के खिलाफ। बार काउंसिल ने इनका कड़ा विरोध किया और फाइनली 1991 में सोमनाथ चटर्जी जो कि माकपा के सांसद थे, उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया। 108 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ नोटिस दिया हस्ताक्षर करके, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोकसभा में अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाना है तो 100 लोगों के हस्ताक्षर के सहित नोटिस देना होता है स्पीकर को, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित नोटिस देना होता है सभापति को। फिर जाकर ये पीठासीन अधिकारी पर है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, कि वो इस शिकायत को, ठीक है, रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर एक कमेटी बनती है 3 मेंबर्स की, वो कमेटी जांच करती है कि ये आरोप सही है कि नहीं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तब जाकर मतदान होता है लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद। इसी मामले में, जस्टिस वी रामास्वामी मामले में जब बहस हुई थी, 16 घंटे की बहस हुई थी, उसके बाद मतदान हुआ था लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में कहा जाता है उस समय कांग्रेस पार्टी ने इंटरनली ये अपने सदस्यों को कह दिया कि भैया एब्सटेन कर जाओ, इसमें मतदान मत करना। और फाइनली लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर रवि रे ने
एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत 3 सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने इनको दोषी करार भी दिया। मतदान हुआ जब 11 मई 1993 को, तो 401 सांसद उपस्थित थे। 196 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 205 सांसद अनुपस्थित हो गए और मुख्य रूप से ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, इसलिए ये प्रस्ताव गिर गया। 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया और जस्टिस रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बने रहे। 1994 में जाकर सेवानिवृत्त हुए। इसी साल मार्च में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ें और सौमित्र सेन केस देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। और अगला जो बैच शुरू होने वाला है 25 जुलाई से शुरू होने वाला है शाम में 6 बजे। जिस बैच की शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है, पॉलिटी, मैं उसमें पढ़ाऊंगा पूरा, तो आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। इस बैच में भी अमृत लाइव कोड यूज करेंगे, 9,999 रुपए में बैच अवेलेबल हो जाएगा। ये स्टार्टिंग प्राइस है, इसके ऊपर सुविधाओं के अनुसार प्राइस अलग अलग हैं। 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन 27 और 28 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। आपको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां ठीक से पढ़ लीजिए, सारे फीचर्स समझ लीजिए। एडमिशन भी आप वहीं से ले सकते हैं, अमृत लाइव कोड डालकर उसको अप्लाई कर दीजिएगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए, amrit@studiiq.com, amritstudy.com, इस पते पर मुझे मेल कर दीजिए अपना नाम और अपने फोन नंबर के साथ। हमारी टीम आपसे जरूर जुड़ेगी। अब आज ये अगला जो बड़ा केस था, जस्टिस सौमित्र सेन, 2009 से 2011 का ही मामला है। ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जस्टिस सौमित्र सेन। सौमित्र सेन के खिलाफ क्या मामला था? देखिए, न्यायाधीश रहते इन पर किसी कदाचार का आरोप नहीं लगा था, लेकिन एक मामले में रिसीवर के तौर पर इन्होंने कुछ पैसा ग्रहण किया था। ये उच्च न्यायालय के पास शक्ति होती है कि रिसीवर को नियुक्त करे और रिसीवर के पास यह शक्ति होती है कि कुछ मामलों में बकाया ऋण और दावों को वसूला जाए। तो जब वकील हुआ करते थे, ये वकील के तौर पर रिसीवर बने और रिसीवर के तौर पर इन्होंने 33,23,000 रुपए की राशि रिसीव की एक मामले में, लेकिन उस राशि को जमा नहीं किया बल्कि अपने निजी खाते में जमा कर दिया। और जब ये हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने तब भी इस बात का जिक्र नहीं किया, कोई खुलासा नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। इसी कदाचार के मामले में इनको दोषी पाया गया था। इस राशि को उन्होंने अपने निजी खाते में जमा कर दिया। तो 2009 में इनको हटाने का प्रस्ताव आया राज्यसभा में, और राज्यसभा में इस प्रस्ताव को न सिर्फ लाया गया बल्कि राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित भी हुआ। तो सौमित्र सेन पहले ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान रखिए, वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव आया लेकिन पारित नहीं हो पाया। यहां राज्यसभा में तो पारित किया गया। राज्यसभा के सभापति थे उस समय हामिद अंसारी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 3 सदस्यीय समिति गठित की न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत। अगस्त 2011 में राज्यसभा से प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, 18 अगस्त 2011 को 189 सांसदों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। सिर्फ 17 लोग थे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। लोकसभा में प्रस्ताव पर विचार होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही 5 दिन पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया और इस तरह से ये पहले वैसे न्यायाधीश होने से बच गए जो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत जिन्हें हटाया गया हो। ध्यान रखिए, आप अखबार पढ़ेंगे या कई किताबों में भी एक टर्म आता है महाभियोग, लेकिन टेक्निकली महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के लिए कर दिया जाता है हटाने के प्रस्ताव के तौर पर, लेकिन तकनीकी रूप से यह सही नहीं है। तो यूपीएससी के परीक्षार्थी होने की वजह से आप ध्यान रखिए कि आप महाभियोग मत लिखिए, बल्कि रिमूवल प्रोसेस ही लिखिए, हटाने की प्रक्रिया ही लिखिए। तो इस तरह से जस्टिस सेन का इस्तीफा स्वीकार हुआ और जैसे ही इस्तीफा स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रस्ताव पर आगे मतदान भी नहीं कराया गया। वो भारत में ऐसे पहले न्यायाधीश जरूर बन गए जिनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया। एक और केस फिर 2009 और 11 का ही है, सेम ईयर में चल रहा था। 2011 में जिस समय सौमित्र सेन पर मामला चल रहा था, पीडी दिनाकरन पर भी मामला चल रहा था और ये सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप देखिए, अभी तक आपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देखा केस में, लेकिन ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर थे। इसके पहले ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चार्जेस कब लगे? जब ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करते थे, उस समय के काम को लेकर चार्जेस लगे और फिर इनको आरोप लगने के बाद सिक्किम हाईकोर्ट भेज दिया गया था। आरोप क्या था? तमिलनाडु में इन्होंने 300 एकड़ से ज्यादा जमीन हड़पने का काम किया, यह आरोप लगा इन पर।
वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा, एक दलित न्यायाधीश के साथ उत्पीड़न के भी आरोप लगे और 2009 में ही राज्यसभा सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया, समिति गठित की गई। जांच शुरू होने के पहले ही दिन इस समिति के द्वारा जांच की जाती है। जैसे सौमित्र सेन ने क्या किया, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में जब प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो पीडी दिनाकरन थे, इन्होंने समिति की जांच शुरू होने के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया 2011 में, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई, यानी मतदान तक बात पहुंची ही नहीं। पीडी दिनाकरन के केस में मतदान नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुई, ठीक है। फिर एक केस आया 2015 में जस्टिस जेबी पर्दीवाला का, जो कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और इन्होंने आरक्षण और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी। उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया है। इस मामले में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया है, यह कहने में तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है, इस मामले पर खूब बवाल हुआ और इस मामले के बाद इनके खिलाफ प्रस्ताव 2015 में राज्यसभा में ही लाया गया। इनको हटाने के लिए जस्टिस पर्दीवाला ने अपने फैसले से ये विवादास्पद टिप्पणियां हटा ली और इसके बाद प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। तो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर आगे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक तरीके से अपने फैसले में से उन विवादास्पद चीजों को हटाकर बैकफुट पर चले गए और फिर राज्यसभा में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जस्टिस एसके गंगले जो 2015 का मामला है, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। ग्वालियर की एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश ने इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया और 2015 में 50 से अधिक राज्यसभा सांसदों ने हटाने का प्रस्ताव पेश किया था। जांच समिति ने आरोपों को अपर्याप्त सबूतों के आधार पर खारिज कर दिया। तो देखिए, हर जगह आप एक प्रोसेस देख रहे हैं। यह प्रोसेस जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा में 100 लोग, लोकसभा के और राज्यसभा में 50 मेंबर्स हस्ताक्षर करके देंगे। स्पीकर द्वारा अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब जाकर जांच समिति बनाई जाएगी। जांच समिति अगर दोषी पाती है तब जाकर इस पर वोटिंग होगी। तो जांच समिति ने ही यहां अपर्याप्त सबूतों के आधार पर इस आरोप को खारिज कर दिया इसके गंगले केस में। फिर एक केस आया सीवी नागार्जुन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इन पर भी न्यायिक प्रक्रिया में दखलंदाजी, दलित जूनियर सिविल जज को जान से मारने तक की धमकी, जातिगत गालियां, इस तरह के आरोप लगे। 2017 में राज्यसभा सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया, कोशिश की, लेकिन यहां दिक्कत यह हुई कि पर्याप्त हस्ताक्षर जो 50 चाहिए था, वो 50 हस्ताक्षर पूरे नहीं हो पाए, जुटाए नहीं जा सके और प्रस्ताव शुरू होने से पहले ही विफल हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जस्टिस दीपक मिश्रा का। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे और भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा। 2018 की बात है। भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने, न्यायिक कदाचार, इस तरह के आरोप लगे। इसमें मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में मामलों का आवंटन जो किया जाता है उसमें भी अनियमितताओं की बात सामने आई और जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लगाए थे। 2018 में 71 राज्यसभा सांसदों ने हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था जस्टिस दीपक मिश्रा को और यह भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब सीजेआई के खिलाफ कोई इस तरह का प्रस्ताव आ गया हो। सभापति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया और जैसा कि मैंने बताया कि जब तक स्पीकर के लेवल पर या सभापति के लेवल पर जब तक यह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, प्रस्ताव जो नोटिस दिया जाता है उस नोटिस को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक मामला आगे नहीं बढ़ता। चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां एक तरीके से वेंकैया नायडू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आरोप सिद्ध कदाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इस आधार पर इसको खारिज किया गया। तो यह बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हां, राज्यसभा सांसदों ने पहली बार देश के सीजेआई के अगेंस्ट कार्रवाई की शुरुआत की थी, यह भी बात सच है। अभी एक और मामला चल रहा है यशवंत वर्मा के साथ साथ जस्टिस शेखर कुमार यादव का मामला है। 2024 से ही चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ क्या आरोप है? ये वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे। इन्होंने सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणियां की, देश को कहा कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा, यहां तक कि हमारा गीता, आपका कुरान, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और मुस्लिम्स के लिए कठमुल्ला टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया और इस पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। फिर यह मामला दिसंबर 2024 में विपक्षी दलों के द्वारा राज्यसभा में नोटिस पेश किया गया था, प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह अभी प्रारंभिक चरण में है, इस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि 55 साइंस किए गए थे, यानी 55 हस्ताक्षर थे, जिसमें से 45 का मिलान हो गया है। दिक्कत यह आई है कि एक व्यक्ति ने 2 बार साइन कर दिया है। ऐसा
अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा है और इसी बात की जांच चल रही है। तो 45 का तो मिलान हो चुका है, लेकिन पर्याप्त जो राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, कम से कम वो 50 होने चाहिए। अभी 45 का ही मिलान हुआ है, अभी बाकी की जांच की जा रही है। और एक व्यक्ति के ही 2 बार साइन कैसे हो गए हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। तो प्रारंभिक चरण में है, अभी इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ही मामले की जांच शुरू की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से विवरण मांगा था। यह प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया, राज्यसभा की तरफ से इनको कहा गया कि भाई इस जांच की पूरी जिम्मेदारी राज्यसभा के पास है, आप इसमें जांच मत कीजिए। परिणाम क्या है, प्रक्रिया अभी जारी है, अभी तक कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला है। आगे इस केस में भी देखना होगा क्या होता है। चलिए, डेली क्विज 39 देखिए। भारत में न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाने का प्रावधान है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 न्यायाधीशों को हटाने के बारे में प्रक्रिया का वर्णन करता है। न्यायाधीशों को हटाने संबंधी किसी प्रस्ताव को संसद में बिना सीजेआई की सिफारिश के शुरू नहीं कर सकते, या फिर संसद में प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा देने का रास्ता न्यायाधीशों के पास होता है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।